स्टार्ट करते हैं। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वाड से संबंधित, वैसे तो क्वाड से संबंधित 1-2 आर्टिकल हमने हाल फिलहाल में डिस्कस किए हैं, लेकिन ये आर्टिकल अच्छा है, अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं। और यहाँ पे NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क से संबंधित आर्टिकल है और ये साइक्लोन गुलाब से संबंधित आर्टिकल है। क्वेश्चन जो आपको डिस्कस अटेम्प्ट करना है वो ये है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं और अरेबियन सी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का एक हॉटबेड क्यों बनता जा रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादा क्यों आने लगे हैं। 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ओकस के आने के बाद क्वाड के फीके होने के डर से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हैप्पीमोन जैकब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। देखो, क्वाड एक पुराना इनिशिएटिव है जिसमें 4 देश हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। इस ग्रुप को बनाने का मकसद ही ये था चाइना को कंटेन करना। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है, बेलगाम होता जा रहा है, उसको रोकना, ये मकसद था क्वाड को इस्टेब्लिश करने का। बट देखो, क्वाड अभी तक एक मिलिट्री इनिशिएटिव की फॉर्म में नहीं आया है। मिलिट्री इनिशिएटिव जैसे कि ऐसा कोई कमिटमेंट करें आपस में देश, कोई एग्रीमेंट करें कि एक देश को खतरा होगा तो बाकी देश भी आएंगे, जैसे नाटो में एग्रीमेंट है। नाटो में जो मेंबर्स है ना, एक मेंबर पर भी अटैक होता है तो नाटो के बाकी मेंबर्स उसे अपने ऊपर अटैक मानते हैं। जैसे USA पर अटैक हुआ 2001 में, तो USA ने युद्ध छेड़ दिया, वार ऑन टेरर, अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया। तो USA के अलावा नाटो में बाकी जो मेंबर्स है ना, उन्होंने भी USA का साथ दिया, क्योंकि नाटो की नीति ही ये है, एक मेंबर के ऊपर हमला मतलब सभी के ऊपर हमला। उसी प्रकार से क्वाड अभी तक कोई मिलिट्री फॉर्म में नहीं आया है, लेकिन बात अभी चल ही रही थी कि क्वाड का भविष्य क्या होगा। उससे पहले ही एक और ग्रुप बन गया, ओकस, जिसमें देखो 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, UK है एंड USA है। ये जो ग्रुप है ना, ये बनते ही मिलिट्री फॉर्म में आ गया है। ग्रुप बनते ही USA ने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी जो USA रेयरली, इवन मुश्किल से अपने साथी कंट्रीज के साथ भी नहीं शेयर करता, वो टेक्नोलॉजी USA ऑस्ट्रेलिया को देगा। बट USA ने ऐसा कुछ कभी नहीं बोला कि क्वाड मेंबर्स के साथ हम कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन यही उठ जाता है, क्या ओकस के बनने के बाद अभी क्वाड जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, या फिर नहीं होगा? ओकस के आने के बाद क्वाड का भविष्य क्या होगा? इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, जब देखो क्वाड बना था ना, तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी कि अब इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड जो है वो चाइना को चैलेंज करेगा। कैसे? क्वाड के मेंबर कंट्रीज आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, हथियार शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। बट अभी भी क्वाड जो है बाकी सारे इश्यूज तो देखो डिस्कस करता है, वैक्सीन से लेके, ट्रेड से लेके, क्लाइमेट चेंज से लेके, हर तरह के इशू क्वाड डिस्कस करता है, लेकिन मिलिट्री डोमेन में अभी भी क्वाड ने एंटर नहीं किया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, जो भी क्वाड डिस्कस करता है सिर्फ वो बातें बन के रह गई हैं, ग्राउंड लेवल पे इतना कुछ क्वाड के द्वारा किया नहीं जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्वाड देखो सिर्फ एक बातचीत की दुकान बन के रह जाएगा, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ बातें बातें होती हैं, 4 देश के मेंबर आते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। और ओकस, जबकि देखो ओकस में मेंबर कंट्रीज आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रही हैं, लेकिन क्वाड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्वाड का देखो ना तो कोई सेक्रेटरीट है, जैसे SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्रेटरीट है, इसके अलावा चार्टर भी है, लेकिन क्वाड का अपना ना तो कोई देखो चार्टर है, ना ही सेक्रेटरीट है, और ना ही क्वाड कोई स्पेसिफिक इशू डिस्कस करता है। क्वाड सब कुछ ही डिस्कस कर लेता है, और ना ही क्वाड अभी तक देखो प्रॉपर ढंग से इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है। इंस्टीट्यूशनलाइज होने का मतलब ये है, जैसे देखो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जैसे ब्रिक्स है, G20 है, इनका फिक्स है कि रेगुलर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होंगी, ये ब्रिक्स की ब्रांच है, ये G20 की ब्रांच है। लेकिन क्वाड का अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, कब कब समिट ऑर्गेनाइज होगा, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ग्रुप की जो निटिग्रिटीज होती है ना, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है क्वाड का। इंडिया का देखो ये कहना है कि क्वाड और ओकस के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। लिंक तो देखो है ही ना, मतलब ओकस में जो 2/3 मेंबर्स हैं वो तो क्वाड के ही है ना। अगर
कल को ओकस को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिलती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्वाड पर देखने को मिलेगा। वैसे तो इंडिया तो देखो ये भी बोलता है कि क्वाड और मालाबार एक्सरसाइज में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मजाक की बात नहीं लगती आपको? मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, और यही 4 देश तो क्वाड में हैं। फिर कैसे इंडिया कह सकता है कि आपस में लिंक नहीं है? लिंक है। उसी प्रकार से ओकस और क्वाड के बीच आपस में लिंक है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, अगर देखो क्वाड का जो ग्रुप है अपनी शाइन खो देता है, यानी ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई प्रोमिनेंस इसको नहीं मिलती है, तो इंडिया को नुकसान होगा। इंडिया को नुकसान क्यों होगा? क्योंकि देखो क्वाड इसीलिए बना है इंडो पैसिफिक रीजन को पीसफुल और स्टेबल बनाया जा सके। इंडो पैसिफिक रीजन देखो आज के समय में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ इंडिया कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है, वेस्ट में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में सिचुएशन इंडिया के पक्ष में नहीं है, तालिबान आ चुका है, चाइना ऊपर नॉर्थ में हमें तंग करके बैठा है। तो कम से कम इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक बड़ी मैरीटाइम पावर बन के उभर सकता है और इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ अपना अलायंस बना सकता है चाइना से निपटने के लिए। मतलब एक चाइना को भी सिग्नल होगा ना, अगर आप लद्दाख रीजन में एग्रेशन दिखाओगे तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के साथी दोस्त हैं, मिलके हम चाइना पर लगाम कसेंगे। तो चाइना जैसे ताइवान को तंग नहीं करता ज़्यादा, उस प्रकार से इंडिया को भी ज़्यादा तंग नहीं करेगा। हालांकि कंपैरिजन नहीं है देखो कहीं भी ताइवान और इंडिया का, लेकिन सिर्फ एक बोलने की बात है। इवन देखो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की भूमिका इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RCEP ये इनिशिएटिव तो इंडिया ने ज्वाइन किया नहीं था। 16 देश पहले होने वाले थे इस इनिशिएटिव में, लेकिन इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया इसको, अभी सिर्फ 15 देश हैं। तो देखो अगर क्वाड ग्रुप मजबूती के साथ काम करता है, क्वाड ग्रुप अगर एक्टिव रहता है, तो इससे इंडिया को ही फायदा होगा। मान लीजिए क्वाड का इनिशिएटिव अभी सिर्फ एक सिक्योरिटी ग्रुप है, आगे चल के, क्योंकि देखो सिक्योरिटी को आप इकोनॉमी से अलग करके नहीं देख सकते। ये हमने कोविड-19 के दौरान देखा कि किस प्रकार से चाइना के पास, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था दुनिया का, और चाइना ने दुनिया को बहुत तंग किया, विभिन्न देशों को बहुत तंग किया, जरूरी जो आवश्यकताएं थी, जरूरी मतलब प्रोडक्ट्स थे उनको भेजने में ब्लैकमेल किया चाइना ने। तो सभी देशों ने सोचा कि देखो सप्लाई चेन्स को हमें थोड़ा रीओरिएंट करना होगा, चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी। तो उसी प्रकार से क्वाड शुरू में अगर सिक्योरिटी ग्रुप बनता है तो बाद में जाके इकोनॉमिक ग्रुप भी बन सकता है, जिससे इंडिया को ही फायदा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया नहीं चाहता कि क्वाड एक सिक्योरिटी ग्रुप बने। इंडिया को डर ये लगता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना वो खो जाएगी। आज़ादी के बाद से ही इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार करता आया है। जैसे देखो जैसे ही देश आज़ाद हुआ ना, ये पाकिस्तान जो था इसने यूएस का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, सीटो, सेंटो, इनके बारे में आप पढ़ते हो, जो कोल्ड वार के दौरान ग्रुप्स बने थे एशिया में। पाकिस्तान ने उन ग्रुप्स को ज्वाइन किया, यानी यूएसए का चेला बन गया। लेकिन इंडिया ने नहीं किया। इंडिया बाद में इंडिया ने यूएसएसआर के साथ 1971 में ट्रीटी साइन की थी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की तरह पूरी तरह से किसी का चेला नहीं बना और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया बरकरार रखने में कामयाब रहा। अब जो बिगनर हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, उन्होंने सोचा होगा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब देखो ये होता है जब कोई देश अपने डिसीजंस खुद से लेता है नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर, बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए। जैसे देखो जापान, साउथ कोरिया, ये अभी यूएसए के साथ ही हैं। फॉरेन पॉलिसी में जापान और साउथ कोरिया बहुत सारे डिसीजन यूएसए के दबाव में लेते हैं, अपने आप से वो डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए के ऊपर है। तो इंडिया को डर ये लगता है कि हम किसी ग्रुप में शामिल हो गए ना, फॉर एग्जांपल यूएसए के किसी सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल हो गए, तो इंडिया भी अपनी आज़ादी खो देगा डिसीजंस लेने की। फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे डिसीजंस हमें यूएसए के दबाव में लेने पड़ेंगे, जो इंडिया नहीं चाहता। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। इंडिया चाहता है हम हमारे डिसीजंस खुद लें। बट देखो बात ये है, अब इंडिया को थोड़ा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर डरता रहेगा तो फिर इंडिया ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जिनके साथ इंडिया की सोच मिलती है कि हाँ चाइना को कंटेन करना है, चाइना का मुकाबला करना है, क्यों ये देश इंडिया का साथ देंगे अगर इंडिया किसी मिलिट्री ग्रुप में ही नहीं ज्वाइन करना चाहता, क्योंकि इंडिया को डर है कि हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ना खो दें। राइटर एक बात ये भी बोलते हैं कि डोमेस्टिक कंसिडरेशन भी ध्यान में है सरकार को। सरकार को ये लगता है, हालांकि देखो ये पॉइंट आंसर में यूज करने लायक है नहीं, मैं आपको बता देता हूं। वैसे ही राइटर कहते हैं
अगर क्वाड एक मिलिट्री ग्रुप बनता है, सिक्योरिटी ग्रुप अगर क्वाड बनता है, ये सारे देश मिल के पेट्रोलिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, तो फिर चाइना इससे चिढ़ जाएगा, चाइना इंडिया से चिढ़ जाएगा और लद्दाख रीजन में ज़्यादा टेंशंस हो जाएंगी। इनकर्जन्स जो हैं वो चाइना की और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और आगे इलेक्शंस हैं, तो सरकार नहीं चाहती कि चाइना के साथ अभी कैसी भी टेंशंस जो हैं वो बढ़ें। ऑस्ट्रेलिया को पहले यही डर लगता था, ऑस्ट्रेलिया भी चाइना को लेके थोड़ा डरता था, हेजिटेंसी थी, हिचकिचाहट थी ऑस्ट्रेलिया की भी। लेकिन कोविड-19 के बाद ना अब ऑस्ट्रेलिया खुलेआम चाइना के अगेंस्ट आ गया है कि कर लो, तुमसे कुछ होता हो तो बिगाड़ लो, कुछ तुम हमारा बिगाड़ सकते हो। पूरा ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रकार से बोल दिया है चाइना को इनडायरेक्टली, यूएसए से ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स परचेज करके, क्वाड में शामिल होके, ओकस में शामिल होके, उसी प्रकार की हेजिटेंसी अब इंडिया को भी छोड़नी होगी। तो ये पूरा आर्टिकल है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एनआईआरएफ से संबंधित है। एनआईआरएफ का क्या मतलब है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके बारे में हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इस रैंकिंग में हमारे देश की वेरियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी जाती है। छठा एडिशन हाल ही में रिलीज हुआ इस रैंकिंग का 9 सितंबर को। 5 पैरामीटर्स के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की जाती है। 5 में से एक पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इस पैरामीटर के अंदर एक सब पैरामीटर भी है रीजनल डाइवर्सिटी। फिर से बोलता हूं, 5 पैरामीटर्स के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। 5 में से एक पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और इस पैरामीटर के अंदर भी एक सब पैरामीटर है जिसका नाम है रीजनल डाइवर्सिटी। उस पे बेस्ड है ये आर्टिकल। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग स्टेट्स के कितने बच्चे पढ़ते हैं, उसके आधार पर स्कोर दिया जाता है विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को इस रीजनल डाइवर्सिटी सब पैरामीटर में। और जो फॉर्मूला है ना, उसको लेकर राइटर को दिक्कत है। अभी फॉर्मूला ये है, रीजनल डाइवर्सिटी इज इक्वल टू 25 इंटू फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड फ्रॉम अदर स्टेट्स प्लस 5 इंटू फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज। यानी ये देखा जाता है रीजनल डाइवर्सिटी सब पैरामीटर में स्कोर देते वक्त विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को कि दूसरे राज्यों से कितने स्टूडेंट्स उस कॉलेज में इनरोल्ड हैं और दूसरे देशों से कितने स्टूडेंट्स उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं। और एक बार ये पता लग गया तो फिर इस फार्मूले से रीजनल डाइवर्सिटी सब पैरामीटर में स्कोर कैलकुलेट कर लिया जाता है। राइटर कहते हैं दिक्कत है इस फॉर्मूले में। दिक्कत क्या है? मान लीजिए यूपी है। अब देखो, दिल्ली के किसी कॉलेज में यूपी के 100 में से 99 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो सोच के देखिए, सिर्फ एक स्टूडेंट मान लीजिए दिल्ली का है, 99 स्टूडेंट्स यूपी के हैं, तो फिर उस कॉलेज को रीजनल डाइवर्सिटी के मामले में स्कोर हाई मिलेगा। तो इसलिए राइटर कहते हैं ये जो फॉर्मूले में अदर स्टेट लिख रखा है ना, अदर स्टेट का मतलब क्या है? काफी मिसलीडिंग है। अदर स्टेट का मतलब तो यूं भी तो हो सकता है ना कि किसी दूसरे एक ही स्टेट से ये सारे स्टूडेंट किसी कॉलेज में आ गए हों। तो फॉर्मूले में सुधार की आवश्यकता है। सुधार क्या होना चाहिए? देखो, दोनों डायरेक्शन में सुधार होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिटी की डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डाइवर्सिटी की डायरेक्शन में भी। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिटी की। स्टूडेंट के बारे में जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए ना, तो ये पता लगाना चाहिए कि भैया आप कौन से स्टेट से आते हो। जिस कॉलेज में सबसे ज्यादा स्टेट से स्टूडेंट अगर आते हैं ना, मान लीजिए एक यूपी से है, मध्य प्रदेश से भी है, हरियाणा से भी है, केरला से भी है, साउथ से भी है, तो जितने ज़्यादा अलग अलग स्टेट से जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं ना, उसको ज़्यादा स्कोर दिया जाए रीजनल डाइवर्सिटी के पैरामीटर में, सब पैरामीटर में। समझ गए? तो अदर स्टेट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट से ज़्यादा स्टूडेंट आ गए हो, ये भी देखा जाए हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिटी कितनी है, मतलब क्या अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो ये तो मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिटी का, मतलब अदर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यूपी से ही सारे के सारे स्टूडेंट्स हों दिल्ली के किसी कॉलेज में, तो उसे रीजनल डाइवर्सिटी के मामले में उसे ज़्यादा स्कोर दे दिया जाए। नहीं, अदर स्टेट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं वर्टिकल डाइवर्सिटी की। वर्टिकल डाइवर्सिटी का मतलब, अगर देखो कोई अलग राज्य से है तो भी क्या वो गांव से है, टाउन से है, मेट्रोपॉलिटन सिटी से है, नॉन मेट्रोपॉलिटन बिग सिटी से है, ये भी तो पूछो ना। अगर मान लो दिल्ली के किसी कॉलेज में अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स हैं, चलो मान लिया, अच्छी बात है, अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स हैं, रीजनल डाइवर्सिटी के सब पैरामीटर पर वो कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन भैया
अगर वो सारे के सारे जो अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज से हैं, बिग सिटीज से हैं, जैसे हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोची, सारी बड़ी बड़ी सिटीज से हैं, तो फिर क्या फायदा। तो ये भी देखो वर्टिकल डाइवर्सिटी कितनी है, अलग अलग राज्यों से जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो गांव से भी हैं, टाउन से भी हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से भी हैं, नॉन मेट्रोपॉलिटन बिग सिटीज से भी हैं, तो वर्टिकल डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए। तो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, देखो ये जो रैंकिंग है ना NIRF की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे विभिन्न कॉलेजेस में हेल्दी कंपटीशन पैदा होता है, बच्चे एडमिशन लेते हैं देख कर कि कौन से कॉलेज को, कौन सी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग अच्छी मिली है। पेरेंट्स भी ये रैंकिंग देखते हैं, सरकार भी इसके आधार पर फंड्स जारी करती हैं। तो इसलिए हर एक जो पैरामीटर या फिर सब पैरामीटर है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब सही स्कोर मिले सभी कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, ये जरूरी है इस रैंकिंग में। तो फिर जो ये सब पैरामीटर है ना, रीजनल डाइवर्सिटी, इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बढ़ते चैलेंजेस से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से साइक्लोन गुलाब टकराया। सितंबर में देखो काफ़ी रेयरली बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस सेंचुरी में यानी 21वीं सेंचुरी में तीसरी बार ऐसा है कि सितंबर में बंगाल की खाड़ी में कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आया हो। जब आंध्र प्रदेश के तट से ये साइक्लोन टकराया तो स्पीड थी 70 नॉट्स। हमारे देश में इस साल की शुरुआत में जो साइक्लोन यास या फिर साइक्लोन टोकटे आए, उनसे तो देखो ये साइक्लोन थोड़ा कम खतरनाक था, फिर भी कितना जान माल का नुकसान हुआ है इस साइक्लोन गुलाब की वजह से, ये अभी एसेस किया जा रहा है। और मछुआरों के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट के आसपास मछली पकड़ना अभी भी खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद ये कहा जाता है आर्टिकल में, इस साइक्लोन की वजह से कुछ डेथ्स की खबरें आ रही हैं और प्रॉपर्टी का नुकसान तो देखो हुआ ही है। जब भी इस प्रकार के साइक्लोन्स आते हैं ना, जान का तो नुकसान होता ही है, माल यानी प्रॉपर्टी का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, रोड्स जो हैं वो तबाह हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की जो लाइंस हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो अभी जैसे केस स्टडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके ज़िले में साइक्लोन आया है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, आप कैसे सिचुएशन से निपटोगे, तो उस प्रकार के पॉइंट्स इस आर्टिकल में मिलते हैं कि साइक्लोन गुलाब से जो लोग प्रभावित हुए हैं, सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन्हें शेल्टर यानी शरण दी जाए, उन्हें फूड दिया जाए, उन्हें हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, यानी प्रशासन को अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ उतरना होगा ऐसी लोगों की सहायता करने के लिए। वैसे देखो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, जिसमें अरेबियन सी भी आता है और बंगाल की खाड़ी भी आती हैं, यहाँ पर पूरे साल में वर्ल्ड में जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं ना, उसका 7% नॉर्दर्न इंडियन ओशन में आते हैं। लेकिन इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो इम्पैक्ट है नॉर्दर्न इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसा आपको पता है हमारे देश में ना पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और जनता गरीब भी है, तो इस वजह से जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नॉर्दर्न इंडियन ओशन में आते हैं ना, वो भारी तबाही मचाते हैं। कोस्टल एरियाज में बहुत से लोग रहते हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है अभी भी वीक है, यानी इंश्योरेंस लोगों का होता नहीं है। बहुत से देशों में तो इंश्योरेंस अच्छा होता है कि हाँ साइक्लोन से अगर तबाही हुई, घर टूटा तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हमारे देश में फाइनेंशियल अरेंजमेंट काफ़ी वीक है। सरकार सहायता भी करती है तो उसमें करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे अम्फान साइक्लोन आया पश्चिम बंगाल में, आरोप लगते हैं कि वहाँ पे साइक्लोन के आने के बाद लोगों को जो रिलीफ दी गई ना, उसमें धांधलेबाजी काफ़ी ज़्यादा हो गई ऑफिशियल्स के द्वारा, और जितनी सहायता सरकार के द्वारा दी गई उतनी सहायता लोगों तक पहुंची नहीं। और देखो क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का क्या असर होगा आने वाले दिनों में साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी पर, मतलब अभी कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि साइक्लोन्स बढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या असर होगा उस पर अभी रिसर्च चल रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो तो देखो बढ़ती जा रही हैं। 2050 तक अगर पूरा वर्ल्ड नेट जीरो एमिशन तक नहीं पहुंचा तो देखो क्लाइमेट चेंज और भी ज़्यादा होगा, और ये जो साइक्लोन्स हैं वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा आएंगे। और ये देखो एक ऐसी चीज़ है जो अकेले इंडिया के बस की बात नहीं है, मतलब क्लाइमेट चेंज को इंडिया अकेला एड्रेस नहीं कर सकता ना। तो ना सिर्फ इंडिया को, जो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट
एमीटर है ग्रीन हाउस गैसेस के मामले में, तो ना सिर्फ इंडिया को एक एग्जांपल सेट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में, बल्कि दूसरे देशों के साथ भी इंडिया को एक्टिवली एंगेज करना होगा कि देखो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना जरूरी है, अदरवाइज वर्ल्ड के बहुत से गरीब लोग वल्नरेबल हैं जिन पर देखो सबसे ज्यादा असर होगा क्लाइमेट चेंज का। तो ना सिर्फ हमें ऑलरेडी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने की आवश्यकता है, उससे एडेप्ट करने की आवश्यकता है, बल्कि और ज्यादा क्लाइमेट चेंज ना हो, और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना हो, यह भी हमें इंश्योर करने की आवश्यकता है, यह भी इंश्योर करने के लिए एक्टिवली प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया साइक्लोन्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।